हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस में एज अ थिंकर के रूप में आता है और हिस्ट्री में ये जो है एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर देखे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का जयप्रकाश नारायण, जो कि पॉलिटिकल थिंकर थे। तो हम पॉलिटिकल में जो है इनके जीवन परिचय को देखेंगे, फिर हम जो है इनके राजनीतिक विचारों को, इनके सामाजिक विचारों को, ऐसे करके जो है हम जयप्रकाश नारायण के पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें कि लोक नायक कहकर पुकारा जाता है, एक सर्वोदय नेता के रूप में विनोबा भावे के सहयोगी तथा महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, 2-3 क्वेश्चन बन गए कि लोक नायक के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण जो है किसके सहयोगी थे? विनोबा भावे के। और ये किसके अनुयायी थे? कट्टर मतलब बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। किसको? महात्मा गांधी को। जयप्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के गांव सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। मतलब कि कांग्रेस की स्थापना के काफ़ी समय बाद, ये मान लीजिए आप, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उससे 2-3 साल पहले जो है इनका जन्म हुआ। मतलब राजनीति में महात्मा गांधी तो थे ही और इनका जो है उस समय जन्म होता है। तो 11 अक्टूबर को 1902 में हुआ। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो बिहार में। अगर आपसे डीप में पूछे तो गांव का नाम पूछ सकता है कि बिहार के कौन से गांव में हुआ, तो सिताब दियारा में। इनके पिता सरकारी कर्मचारी थे, मतलब कि इनके पिताजी सरकारी नौकरी में थे। इनका बचपन अपने गांव में ही बीता, इसमें सिताब दियारा में। गांव से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको उच्च शिक्षा के लिए पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, एक विज्ञान कॉलेज में भेजा गया। इस दौरान वे गांधी जी से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि 1921 में जो है कॉलेज छोड़कर उनके द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा और 1902 में जो है इनका जन्म होता है। तो आप देख लीजिए, ये 18-19 साल के थे उस समय जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था। मतलब एक नौजवान थे, एक जवान होता युवक था। तो ये महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर हुए, उनकी विचारधारा से, उनकी सोच से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें जो है महात्मा गांधी के साथ जो है अपना मत देने का या महात्मा गांधी का साथ देने का उन्होंने फैसला कर लिया। इसलिए जो है इन्होंने कॉलेज छोड़कर 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन में साथ दिया। 1922 में जब गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा की तो इन्हें भी काफ़ी निराशा हुई। किनको? जयप्रकाश नारायण को, क्योंकि काफ़ी सारे नेताओं को उसमें जो है निराशा हुई थी, क्योंकि आंदोलन जो था वो बिल्कुल पॉइंट पर था, जोरों पर था। अगर उस समय असहयोग आंदोलन बंद ना किया जाता तो शायद भारत पहले ही आज़ाद हो चुका होता। इसलिए उन्होंने पढ़ाई पुनः शुरू कर दी। कि आंदोलन बंद हो गया तो इन्होंने जो अपनी स्टडी जो थी छोड़ी थी बीच में आंदोलन के लिए, वो वापस से रिस्टार्ट कर दी। उन्होंने जो है बिहार विद्यापीठ में दाखिला लिया। यह संस्था उन विद्यार्थियों के लिए खोली गई थी जो सरकारी कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। मतलब इनको यहाँ पर दाखिला मिल गया और ये जो संस्था थी बिहार विद्यापीठ, ये उनके लिए ही खोली गई थी कि जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़कर जो है आंदोलन में शामिल होने का मन बनाया था, उन्हीं के लिए खोली गई थी। यहीं से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके 1 वर्ष बाद 1922 में उनका विवाह हो गया। किनके साथ? प्रभा देवी के साथ। प्रभा देवी कौन थी? गांधी जी के चंपारण में सहयोगी कांग्रेसी कार्यकर्ता की पुत्री थी। कि जो इनकी पत्नी थी वो भी जो है इनके पत्नी के पिताजी, मतलब कि जयप्रकाश नारायण के ससुर थे, वो भी महात्मा गांधी के सहयोगी थे आंदोलन में। आगे इसी वर्ष जो है वे शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए। कि आगे की स्टडी पूरी करने के लिए जो है जयप्रकाश नारायण अमेरिका चले गए। अगले 8 वर्ष तक वे वहीं अध्ययन करते रहे। उन्होंने ओल्पो विश्वविद्यालय से MA की उपाधि प्राप्त की। यहाँ रहते हुए अपनी शिक्षा का खर्च जुटाने के लिए
उन्हें अनेक प्रकार के कार्य भी करने पड़े, मतलब कि अपनी पढ़ाई का खर्चा जो उन्होंने वहाँ रहते खुद ही उठाया था, तो इसलिए जो उन्हें अनेक कार्य भी करने पड़े थे। जयप्रकाश नारायण की रुचि जो है समाजशास्त्र मतलब सोशलॉजी में थी। उन्हें कार्ल मार्क्स के विचारों ने काफ़ी प्रभावित किया, कि कार्ल मार्क्स जो दार्शनिक थे उनसे जयप्रकाश नारायण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। अमेरिका प्रवास के दौरान उन्होंने मार्क्स तथा लेनिन भी जो है मार्क्स की तरह एक दार्शनिक थे, उनके ग्रंथों का अच्छे प्रकार से अध्ययन किया। उन्होंने भारत के संदर्भ में लिखे M.N. रॉय के ग्रंथों का भी अध्ययन किया, मतलब कि इन दार्शनिकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान ही उनकी यह धारणा बन गई, मतलब कि उनकी सोच बन गई कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक वहाँ पर मौजूद शोषण, असमानता तथा गरीबी का अंत नहीं हो जाता। तो ये किसका सोचना था? जयप्रकाश नारायण का सोचना था, या उनकी सोच ऐसी बन गई या बदल गई किसके बाद? मार्क्स को पढ़ने के बाद, मार्क्स और लेनिन जो इनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो है इनकी पुस्तकों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इसलिए अब उन्हें लगने लगा कि भारत की स्वतंत्रता तब तक अधूरी है, या भारत अगर आज़ाद भी हो जाता है तो भारत की आज़ादी जो है वो अधूरी है जब तक भारत में शोषण खत्म नहीं हो जाता, असमानता है जो गरीब जाति में और अमीर जाति में वो खत्म नहीं हो जाती, और जो भारत में गरीबी ज़्यादा फैली हुई है उसका अंत नहीं हो जाता तब तक। वे यह भी मानने लगे थे कि मार्क्स और लेनिन द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण मतलब उनका पालन करके ही भारतीय लोग आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे मार्क्स के विचारों से और लेनिन के विचारों से। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों के बताए रास्ते पर चलकर जो है भारत के लोग राजनीतिक रूप से भी आज़ाद हो पाएंगे और आर्थिक मतलब पैसे की तरफ से भी जो है अच्छे से आज़ाद हो पाएंगे और अच्छे से संपन्न हो पाएंगी। तो अब ये 1929 में भारत लौटते हैं जयप्रकाश नारायण अमेरिका से। गए कब थे? 1922 में। देश की राजनीति में सक्रिय हुए यहाँ पर आने के बाद भारत में, तब से ही भारत में समाजवादी क्रांति लाने की सोचने लगे। भारत में आते ही 1932 में उन्हें सरकार द्वारा गिरफ्तार करके नासिक जेल भेज दिया गया। मतलब कि इनके विचारों से लोगों को प्रभावित कर रहे थे, लोगों में भाषण के द्वारा जो है उनको मोटिवेट कर रहे थे। तो सरकार को लगा कि ये जो है हमारे खिलाफ जनता को भड़का रहा है, इसीलिए जयप्रकाश नारायण को 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें नासिक जो जेल है वहाँ पर भेज दिया गया। यहाँ पर उनके साथ राम मनोहर लोहिया थे जेल में, अशोक मेहता, मीनू मसानी भी थे। यहाँ उन्होंने इन नेताओं से मिलकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति लाने पर भी विचार विमर्श किया। कि उन्होंने यहाँ पर जो अपनी सोच थी वो इन सभी नेताओं के साथ जो है वो डिस्कस की कि भारत में हम राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम भारत को राजनीतिक रूप से आज़ाद करवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमें भारत को सामाजिक रूप से भी आज़ाद कराना होगा, समाज में भी समानता लानी होगी, स्वतंत्रता लानी होगी, और जो है आर्थिक रूप से भी भारत को सही करवाना होगा, उसको गरीबी से मुक्त करवाना होगा। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1934 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव तथा अन्य साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी दल स्थापित किया। कि अपनी जो सोच थी इनको लागू करने के लिए या फिर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा अपने जो कुछ साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर ही जो है एक और संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम क्या था? कांग्रेस समाजवादी दल। 1936 में उन्होंने इस दल के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक लिखी। कि 1936 में जयप्रकाश नारायण ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का टाइटल या नाम क्या था? पुस्तक का नाम था समाजवाद ही क्यों। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में समाजवाद लाने की योजना का प्रारूप मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार किया कि कैसे हम समाजवाद को भारत में स्थापित कर सकते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने टोटली यही बताया था, जिसमें रूसी समाजवाद की नकल न करते हुए भारतीय संदर्भ में सहकारी खेती, इकट्ठे मिलकर खेती,
जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हो, उत्पादन एवं वितरण के साधनों के क्रमिक राष्ट्रीयकरण आदि इन्होंने जो है सुझाव दिए थे भारत में परिवर्तन लाने के लिए। तो अपनी पुस्तक में इन्होंने यही चीज़ें बताई। इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखिए, कई बार फैक्ट के तौर पर आ जाता है कि जयप्रकाश नारायण की समाजवाद के ऊपर कौन सी पुस्तक थी, तो नाम था समाजवाद ही क्यों, और ये कब लिखी गई, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता होने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनकारी भी थे। मतलब जो देश में उस समय आंदोलन चल रहा था राष्ट्र को आज़ाद को लेकर, वो आंदोलनकारी उसमें भी शामिल थे और साथ में इनका ध्यान समाज में भी था। हालांकि उन्होंने 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के भाग लेने के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ दिया था, क्योंकि ये प्रांतीय चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे। किंतु उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन से स्वयं को पृथक नहीं किया, मतलब आज़ाद नहीं किया। 1937 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी जो थी वो छोड़ दी, उससे त्यागपत्र दे दिया। फिर 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर डाली कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है। जबकि जो हमारे देश के उस समय के नेता थे ज़्यादातर और जो कांग्रेस पार्टी थी वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि भारत देश जो है वो भी इंग्लैंड की तरफ है इस द्वितीय विश्व युद्ध में। कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया कि जब सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है, जो कि भारतीय नेताओं को पसंद नहीं आई बात, उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। तो इसीलिए जो है भारतीय नेताओं ने या भारत के लोगों ने सरकार की इस बात का विरोध करते हुए एक आंदोलन छेड़ा था। उसका आंदोलन का नाम क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो 7 मार्च 1940 को जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बार ये गिरफ्तार हुए थे, एक बार पहले हुए 1932 में, उसके बाद जो है अब ये 1940 में जो है गिरफ्तार हुए, क्योंकि उन्होंने भी भारत को इस युद्ध में शामिल करने का विरोध किया था। तो इसलिए जो है जिन जिन नेताओं ने अंग्रेज़ों की इस बात का विरोध किया था उन सभी को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया। गिरफ्तारी के दौरान उन्हें लगभग 9 महीने चाईबासा हजारीबाग की जेलों में रहना पड़ा। मतलब इन्हें 9 महीने जेल में रखा गया और ये चाईबासा और हजारीबाग की जेलों में रहे। हजारीबाग जेल में उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां जो है वो जारी रखी और गुप्त रूप से अपने लेख अखबारों में छपवाए। मतलब कि ये जो अपने थॉट थे वो लिखते रहते थे और उन थॉट को, उन अपने विचारों को उन्होंने जो है गुप्त रूप से अपने अखबारों में भी छपवाया था। उसमें जो न्यूज़पेपर छपते थे उनमें उन्हें प्रिंट भी करवाया। 1940 में जो है उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो ये 8-9 महीने जेल में रहे थे। मतलब कि 1940 में ये गिरफ्तार हुए मार्च में और दिसंबर तक तो है जो है इन्हें छोड़ दिया गया जेल से। इस रिहाई के बाद वे गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस से मिले बाहर निकलकर जेल से और गुप्त रूप से सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया, किंतु वे अधिक समय तक पुलिस की निगाह से बच नहीं सके। पुलिस को इनकी गतिविधियों का पता चल गया कि जयप्रकाश नारायण जो है वो सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा है, तो इन्हें मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय तक तो इन्हें मुंबई जेल में रखा गया। उसके बाद इन्हें दिओली कैंप जेल में भेज दिया गया। यहाँ भी उन्होंने अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। मतलब देश के प्रति जो संघर्ष था उसको जारी रखा, अपने विचारों को लोगों तक फैलाना इन्होंने जारी रखा गुप्त रूप से। कैंप जेल में कैदियों को विशेष सुविधाओं की मांग को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। 3 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है उनकी मांग मान ली गई। मतलब कि कैदियों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो इन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल की जेल में, दिओली कैंप जेल में। तो इनकी मांग जो है वो मान ली गई। इसके बाद जो है इन्हें जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। उन्हें यहाँ पर इस जेल में नहीं रखा गया। अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसको बंद कर अब जो है 1942 में एक नया आंदोलन शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज़ों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए कांग्रेसी नेताओं ने कि भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमने शुरू कर दिया है। सरकार ने गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये आंदोलन शुरू करने के बाद
इन गिरफ्तार नेताओं में जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। मतलब कि ये जेल से निकले ही थे थोड़े दिन पहले बाहर। अब इनको इन नेताओं आंदोलन शुरू होने के बाद इन नेताओं के साथ दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। वे हजारीबाग जेल में बहुत बेचैनी महसूस कर रहे थे, क्योंकि ऐसे में वे जनता का नेतृत्व करना चाहते थे। बाहर निकलकर जो है इस आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, जनता का साथ देना चाहते थे और जनता को मोटिवेट करना चाहते थे, उनका नेतृत्व करना चाहते थे। अतः नवंबर 1942 में दिवाली की रात में, दिवाली थी उस दिन, तो ये अपने 5 साथियों के साथ जो है जेल से फरार होकर बनारस पहुंच गई। कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो अपने 5 साथियों के साथ जेल से भाग गए और बनारस चले गए। यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जो है ये नेपाल चले गई, जहाँ उन्होंने स्वतंत्रता ब्रिगेड स्थापित की, एक संस्था स्थापित की, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था स्वतंत्रता ब्रिगेड। यहाँ उन्हें राम मनोहर लोहिया ने भी सहयोग दिया, तो इनका भी साथ ही नहीं मिला। स्वतंत्रता ब्रिगेड को प्रशिक्षण की जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिल गई कि एक नया ग्रुप बन गया है और वो जो है ग्रुप लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है भारत को आज़ाद कराने के बारे में। उन्हें नेपाल सरकार ने उसने नेपाल सरकार पर इन्हें गिरफ्तार करने का दबाव डाला, क्योंकि नेपाल जो है वो अलग देश हो गया। तो जो है अंग्रेजी सरकार ने नेपाल पे दबाव डाला कि जो आप है इस व्यक्ति को, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लो। तो नेपाल सरकार ने जो है लोहिया को, राम मनोहर लोहिया और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों सहित जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल सरकार ने भी जो है जयप्रकाश नारायण को और इनके साथ जितने भी जो साथी थे, जितने भी बंदे थे वो इस ग्रुप में काम कर रहे थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश जी व डॉक्टर लोहिया को हनुमान नगर जेल में रखा गया। कि जयप्रकाश नारायण को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हनुमान नगर जेल में रखा गया। किंतु जब मई 1943 में आज़ाद दर्ता नामक क्रांतिकारी संगठन ने इस जेल पर हमला किया, तो ये दोनों नेता जो है वो यहाँ से भाग निकले, इनको यहाँ से मौका मिल गया। जयप्रकाश जी लंबे समय तक पुलिस की निगाह से नहीं बच सके, मतलब काफ़ी समय तक जो है ये छिप नहीं सके, इन्हें पुलिस ने ढूंढ लिया क्योंकि जेल से फरार हुए थे। तो 1 सितंबर 1943 में उन्हें अमृतसर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जेल से भागे हुए थे। तो पुलिस इन्हें ढूंढ ही रही थी, तो इन्हें जो है अमृतसर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार करके लाहौर जेल में भेज दिया गया। मतलब कि जयप्रकाश नारायण को हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बार जेल गए हैं, बार बार जेल जाते हैं, फिर वापस बाहर आ जाते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस जेल में जो उन्हें अमानवीय कष्ट दिए गए, मतलब उनको टॉर्चर किया गया। लगभग 16 महीने बाद उन्हें आगरा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, तो 16 महीने बाद उन्हें आगरा जेल में भेजा गया। जब 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। अब बात आ गई 1946 की। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया था भारत में, तो गांधी जी ने मिशन को स्पष्ट कर दिया था कि जब तक जयप्रकाश नारायण को रिहा नहीं किया जाता, तब तक जो है गांधी जी अंग्रेज़ों के साथ या फिर जो ये एक्ट आया है उसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। तो गांधी जी की मांग को स्वीकार कर लिया गया और जो है जयप्रकाश नारायण को आगरा जेल से मुक्त कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। जब 1946 में गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा, कि 1940 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कि कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती थी साल में एक बार, तो जब 1946 में कांग्रेस की बैठक होनी थी, तो गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए जो जयप्रकाश नारायण का नाम चुना था कि आप जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर लो। किंतु इन्हें जो है कांग्रेस कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी का समर्थन न मिलने के कारण अध्यक्ष नहीं बन पाए। जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कांग्रेस ने विधानसभा में शामिल होने का निर्णय लिया, तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। मतलब कि इस बात से खुश नहीं थे, इस बात का इन्होंने समर्थन नहीं किया कि कांग्रेस जो है संविधान सभा में शामिल हो रही है, इस बात का इन्होंने विरोध किया। जयप्रकाश जी कांग्रेस की नीति से कभी भी सहमत नहीं थे, किंतु 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद तो कांग्रेस और इसके
सह संगठन कांग्रेस समाजवादी दल के बीच मतभेद जो थे वो गहरे हो गए। मतलब कि जो जयप्रकाश नारायण थे उनके कांग्रेस के साथ और भी ज़्यादा मनमुटाव शुरू हो गए। अब समाजवादियों के लिए कांग्रेस में रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी थे, ये समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, तो इनका अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना रहना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस से अलग समाजवादी दल संगठित करने के लिए अपने साथियों से विचार विमर्श किया कि हम जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे और हम अपने एक समाजवादी नाम से एक अलग पार्टी बनाएंगे। तो 1948 में नासिक में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन कि भारत के 1947 में आज़ाद होने के बाद 1948 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है। कहाँ पर? नासिक में। तो उसके बाद जो है समाजवादियों ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। मतलब जो समाजवाद का समर्थन करते थे उन सभी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1948 में कांग्रेस से अलग होकर जयप्रकाश जी ने और उनके जो साथी थे, जो सहयोगी थे, उन्होंने एक समाजवादी दल की स्थापना की, एक अलग पार्टी बनाई समाजवादी नाम से। इस दल को दिसंबर 1952 में प्रजा समाजवादी दल नाम मिल गया। पार्टी को अच्छा नाम मिल गया कि प्रजा समाजवादी दल। इस दल ने जो है 1952 में जो चुनाव हुए थे उनमें भाग लिया, किंतु इस दल को जो है वो हार हुई, करारी हार मिली। मतलब इस पार्टी की हार हो गई 1952 के चुनाव में। जयप्रकाश जी दलगत राजनीति से उनका मन भर गया और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने और विनोबा भावे द्वारा चलाए जा रहे सर्वोदय आंदोलन में शामिल होने का निश्चय किया। कि जब इनकी हार हुई तो इनका मन उठ गया कि भारत में जो है समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुके थे, तो इसलिए जो इन्होंने राजनीति से इनका मन भर गया और इन्होंने जो है राजनीति ही छोड़ दी, बिल्कुल अपनी पार्टी से भी अलग हो गए। मतलब इन्होंने राजनीति में भाग लेना बिल्कुल बंद कर दिया। और संन्यास लेने के बाद जो विनोबा भावे उस समय एक आंदोलन चला रहे थे, सर्वोदय आंदोलन, सभी जनता का आंदोलन था, उसमें जो है इन्होंने शामिल होने का निश्चय किया। मई 1952 में जयप्रकाश जी बांदा उत्तर प्रदेश में विनोबा भावे से मिले इस आंदोलन से जुड़ने के लिए। तो 1952 में विनोबा भावे से मिलते हैं। विनोबा भावे जी इस भूदान आंदोलन चला रहे थे। इनसे भेंट करके जयप्रकाश जी को विश्वास हो गया कि भारत में सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति लाने के लिए, कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए और आर्थिक रूप से भारत को अच्छा बनाने के लिए जो है सर्वोदय उत्तम साधन है। जो विनोबा भावे जो आंदोलन चला रहे थे वो सबसे बेस्ट है। इसलिए वे 1954 में प्रजा समाजवादी दल को छोड़कर, कि अपनी जो पार्टी उन्होंने बनाई थी अलग समाजवादी दल, उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया 1954 में और सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। इस बीच 1970-72 में उस समय वो दोबारा से चर्चा में आते हैं जब उन्होंने चंबल घाटी में 400 डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया था। कि जो चंबल घाटी वहाँ पर डाकू रहते थे, तो 400 डाकुओं को उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए जो है मजबूर कर दिया था। और बिहार में एक नक्सलवादी हिंसा को शांत करने का भी इन्होंने काम किया था। तो इनके जो है काफ़ी चढ़ाई हो गई, इनका काफ़ी, आप ये मान लीजिए, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, इनकी काफ़ी तारीफ हुई इन दो कामों के कारण। एक तो इन्होंने डाकुओं का समर्पण करवा दिया, दूसरा इन्होंने जो है बिहार में एक आंदोलन हिंसा छिड़ी हुई थी, उस हिंसा को शांत करवाया। थोड़ा ही रहता, चलिए कर ही लेते आज। जयप्रकाश जी अपने जीवन का अंतिम दशक, मतलब अपने जीवन का अंतिम साल भी भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। 1973 ईस्वी में वे भारतीय राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विरोध करने लगे। इसी समय राज्य सरकारों की गरीब व दलित विरोधी नीतियों के विरुद्ध, विशेष रूप से बिहार तथा गुजरात में छात्र आंदोलन, मतलब स्टूडेंट्स ने जो है आंदोलन जारी कर रखा था, उनका नेतृत्व इन्होंने किया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और जनता का ध्यान देश में फैले हुए भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं की ओर आकर्षित किया। क्योंकि ये भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे और स्वतंत्रता समानता की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए जो उन्होंने भारतीयों को मोटिवेट किया, उनको समझाया कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गरीबी फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया कि क्रांति करो पूरी तरह से, इन सभी चीज़ों को अगर हमें देश से मिटाना है तो। इस नारे ने जनता में जागृति लाने में काफ़ी योगदान दिया। जिस समय उनकी संपूर्ण क्रांति को व्यापक जन समर्थन मिल रहा था कि अपनी इन क्रांति को जनता पसंद कर रही थी, जनता को पसंद आ रहा था, उसी समय 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अनुचित तरीके से जीतने के आधार पर जो है वो रद्द कर दिया कि इस समय इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, लेकिन 1975 में उसी समय इनके जो प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव को जीतने को जो है वो रद्द कर दिया गया कि गलत तरीके से जो है ये प्रधानमंत्री बन रही है। ऐसे में विरोधी दल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से त्यागपत्र देने की मांग करने लगी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन रही थी तो उसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि गैर कानूनी तरीके से या फिर गलत तरीके से प्रधानमंत्री बन रही है, तो उनको जो है पार्टी को छोड़ देना चाहिए, उन्हें इस राजनीति को छोड़ देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री पर त्यागपत्र देने का दबाव बनाने के लिए जन आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी पर आप दबाव या प्रेशर नहीं बना सकते प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए। इस आंदोलन के तहत लाखों लोगों को संसद का घेराव करना था। इससे बुखलाकर प्रधानमंत्री ने 25 जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। जयप्रकाश जी सहित विपक्ष के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश जी को हरियाणा में सोहना नामक जगह पर नज़रबंद रखा गया। यहाँ पर वे बीमार रहने लगे, जिस कारण उन्हें नवंबर 1975 में जो है वहाँ से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन बीमारी की अवस्था में भी वो राजनीति में सक्रिय बने रहे, राजनीति में भाग लेते रहे। जब आपातकाल के दौरान चंद्रशेखर, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे विपक्षी नेता जेलों में बंद थे, तो जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस के विरुद्ध एक प्रभावशाली राजनीतिक दल स्थापित करने की योजना बना रहे थे। इस मामले में उन्होंने प्रारंभिक कदम उठाए। उनकी कोशिशों के कारण 4 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। जनता पार्टी और युवा तुर्क चंद्रशेखर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आपातकाल की समाप्ति के बाद मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो नवगठित जनता पार्टी को इनमें विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। जो नई पार्टी बनी थी जनता पार्टी, इनको बहुमत मिल गया और सरकार बनी। जयप्रकाश जी के संरक्षण में स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी बल्कि अलग सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई इस गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने। अब जयप्रकाश जी को लोकनायक कहा जाने लगा। लोकनायक मतलब जनता का नायक, क्योंकि जनता पार्टी जीत चुकी थी, जो कि इन्होंने सजेस्ट की थी कि एक पार्टी का गठन करो और चुनाव में भाग लो। जनता पार्टी की आंतरिक फूट के कारण जुलाई 1979 में इस सरकार का पतन हो गया। मतलब ये सरकार गिर गई या फिर सरकार जो है ख़त्म हो गई। मतलब जो ये प्रधानमंत्री बने थे वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। इसी बीच जो है जयप्रकाश नारायण अस्वस्थ हो चले गए, क्योंकि वो बीमारी से पीड़ित थे और काफ़ी उनकी उम्र भी हो चुकी थी। अतः 1 अक्टूबर 1979 को विजयदशमी के दिन अपनी आयु के 77 वर्ष पूरे कर चुकने के बाद लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1979 को स्वर्ग सिधार गई। इस महान आत्मा के निधन पर समूचे देश में मातम छा गया कि इनकी मृत्यु हो जाती कब, 8 अक्टूबर 1979 को 1979 में एक बीमारी के कारण। और मृत्यु के समय इनकी उम्र कितनी थी, 77 वर्ष। तो ये था इनका जीवन परिचय, इनका जयप्रकाश नारायण का, जो कि काफ़ी अच्छा था। एक काफ़ी अच्छे इंसान थे, जो कि राजनीति में भी भाग ले रहे थे इन्होंने, और राजनीति में और समाज में भी परिवर्तन लाना चाहते थे, क्योंकि समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे भारत में। तो हमने इनकी पूरी सोच को जो है डिटेल से इसमें जीवन परिचय में अच्छे प्रकार से देख लिया है। आई होप आपको मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया होगा। आप 1 से 2 बार जब रीड करोगे इसको तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय। इसकी PDF जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।
तो वहाँ पर मैं आपको PDF दे दूँगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। और टेलीग्राम ग्रुप में इसकी आपको PDF मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैंने कई बार बताया आपको, क्या नाम है, पैशन ऑफ हिस्ट्री, जो कि हमारे चैनल का ही नाम है। वो विदाउट स्पेस आप टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उस पर सर्च कीजिए। तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा और वहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है DP में। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है जो भी क्लास में करवाती हूँ उसकी PDF वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाती है। तो आपको PDF फ्री में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से जो है इसको पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।